आप सभी बच्चों का स्वागत है। आत्मनिर्भर बनना आप सभी बच्चों का अरमान है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप सभी बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आपके प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को उजाले से भर देना है। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जनरल नॉलेज से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, जिसके अंतर्गत आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बताना चाहेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ISRO की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुअनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट यानी नाइक एपाश को थुम्बा भूमध्य रेखी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र TERLS से प्रक्षेपित किया गया था। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुअनंतपुरम। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों यथा SLV-3, ASLV, PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर यानी ISAC। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य पर संपन्न किए जाते हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद यानी SAC। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार एवं टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल है। शार यानी SHAR केंद्र श्रीहरिकोटा। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC तिरुअनंतपुरम बेंगलोर और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रह के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों की परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क यानी ISTRAC। इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलोर में स्थित है। श्रीहरिकोटा, तिरुअनंतपुरम, बेंगलोर, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भू केंद्र है। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री, निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन यानी MCF। इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा
कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुअनंतपुरम IISU इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रह के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद PRL अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद यानी NRSA अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालन नगर में है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूर संवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का ही एक अंग है। प्रमुख भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी प्रयोग। इस उपग्रह में संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग किए गए हैं। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्यविधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया। भास्कर 1 प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर 1 को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बेकानूर से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना था। इसने 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया। भास्कर 2 भास्कर 1 के संशोधित प्रतिरूप भास्कर 2 को भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से 20 नवंबर 1981 की पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इसका घूर्णन कक्षा तल के लंबवत रखा गया। समीर उपकरण के कारण भास्कर 2 द्वारा समुद्री सतह का ताप, समुद्री स्थिति, बर्फ गिरने व पिघलने आदि जैसी अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। रोहिणी श्रृंखला रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र यानी श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा। इस अभियान के द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS-1 को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस प्रकार रोहिणी RS-1 भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RSD-2 को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा से SLV-3D द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने SLV-3 को एक प्रामाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया। तब भारत को छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया।
प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भू-स्थितिक कक्षा में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भू स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इस उपग्रह का उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क डाटा संप्रेषण, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करने, भू स्थितिक कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार के लिए प्रयुक्त सी बैंड ट्रांसपोर्टर के प्रयोग आदि में किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीकी अनुभव ने इनसेट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला। इस श्रृंखला का उद्देश्य 100 से 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था, जिन्हें संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपणयान कहते हैं। उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह स्ट्रास 1, स्ट्रास 2, स्ट्रास 3 एवं स्ट्रास 4 प्रक्षेपित किया गया। स्ट्रास 1 एवं स्ट्रास 2 असफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भू स्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु सर्वेक्षण तथा आंकड़ों में संप्रेषण में किया जाता है। इनसेट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है, जबकि इनसेट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। इनसेट प्रणाली के प्रथम पीढ़ी में 4 उपग्रह हैं। इनसेट 1A, 1B, 1C, 1D। द्वितीय पीढ़ी में 5 उपग्रह हैं। इनसेट 2A, 2B, 2C, 2D, 2E। और तृतीय पीढ़ी में 5 उपग्रह हैं। 3A, 3B, 3C, 3D, 3E। तो चौथी पीढ़ी में 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई है। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली। भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली की सहायता के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली का विकास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, भूजल, सागर, वन आदि का सर्वेक्षण और सतत निगरानी करना है। दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छुपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्ण विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत उपग्रह में लगे इलेक्ट्रॉनिक कैमरों से पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का चित्र लेते हैं और उन चित्रों के विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करते हैं। दूर संवेदी उपग्रह के उपयोग से सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराकर किसी स्थान विशेष पर समयानुसार हो रहे परिवर्तनों को बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। वर्तमान में IRS उपग्रह किसी विशेष स्थान पर लगभग प्रत्येक 3 सप्ताह के बाद गुजरता है। इस प्रणाली के तहत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह IRS, IA, IRS, IB, IRS, IE, IRS P2, IRS IC, IRS P4, IRS P6
कार्टोसेट 1 एवं द्वितीय आदि। कार्टोसेट देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। मैटसेट भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी ISRO ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C4 के माध्यम से देश के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मेटसेट को भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 1000 किलोग्राम से अधिक भार के उपग्रह को भू-स्थैतिक कक्षा यानी भू-स्थैतिक कक्षा से तात्पर्य है जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी कोणीय गति से उपग्रह भी घूमेगा, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान के ऊपर स्थिर नजर आएगा में स्थापित किया गया। इससे पूर्व सभी उपग्रह केवल ध्रुवीय कक्षा में ही स्थापित किए गए हैं। मैटसेट की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है जिसमें पृथ्वी से निकटतम बिंदु 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पहला अवसर था जब भारत ने मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के लिए स्वदेशी प्रक्षेपण यान से विशेष मौसम उपग्रह प्रक्षेपित किया। इससे पूर्व मौसम संबंधी जानकारियां इनसेट श्रेणी के उपग्रहों से प्राप्त की जाती थी। एजुसेट 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया के पहले उपग्रह एजुसेट को सफलतापूर्वक भू-स्थैतिक कक्षा में स्वदेश निर्मित भू समस्थानिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV F01 की सहायता से स्थापित किया गया। एजुसेट में समावेश की गई नई प्रौद्योगिकी को I2 नाम दिया गया। इसकी जीवन अवधि 7 वर्ष निर्धारित है। एजुसेट के माध्यम से शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। एजुसेट को प्रक्षेपित करने वाले प्रक्षेपण यान का निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुअनंतपुरम में किया गया तथा एजुसेट का निर्माण इसरो के बेंगलोर स्थित केंद्र में किया गया। GSLV की यह पहली कार्यात्मक उड़ान थी। हेमसेट PSLV 6 द्वारा कार्टोसेट 1 के साथ ही संचार उपग्रह हेमसेट को एक अतिरिक्त उपग्रह के रूप में 5 मई 2005 को छोड़ा गया। हेमसेट एक छोटे आकार का उपग्रह है जिसका उद्देश्य देश और विश्व के शौकिया रेडियो यानी हैम ऑपरेटरों को उपग्रह आधारित रेडियो सेवा मुफ्त उपलब्ध कराना है। इसकी जीवन अवधि लगभग 2 वर्ष है। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T2 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान में बैकाटूर कोस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? शर्मा का उत्तर था, सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला 14वां राष्ट्र बना भारत और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री बने। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-107 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर पश्चात नष्ट हो जाने से हो गई। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 है। यह विश्व का 68वां चंद्र अभियान है। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से
22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C-11 के जरिए किया। प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1958 को भेजा था और द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान, चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश है जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 1 अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर गया, जिसे मून इंस्पेक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर स्थापित करेगा। चंद्रमा 2 भारत सरकार द्वारा 18 सितंबर 2008 को चंद्रमा 2 अभियान को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यह अभियान 2011 से 2012 में संपन्न होगा। इस अभियान हेतु इसरो तथा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ग्लॉक्समार्क्स के बीच समझौता हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत चंद्रमा की सतह का अध्ययन होगा, जिससे रासायनिक तत्वों की सही स्थिति को ज्ञात किया जा सकेगा। ब्यालालू स्थित एंटीना चंद्रयान 2 को कमांड एवं उसकी स्थिति का पता लगाने में सहायता करेगा। इसरो की योजना वर्ष 2015 तक चंद्रमा पर मानव अभियान भेजने की है। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी। SLV-3 साधारण क्षमता वाले SLV-3 के विकास से भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा तथा 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण करके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बना लिया। इस क्लब के अन्य पूर्व 5 सदस्य थे रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान एवं चीन। SLV-3 एक 4 चरणों वाला साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था, जो 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। इसका ईंधन प्रणोदक ठोस था। SLV-3 का कुल 4 प्रायोगिक परीक्षण प्रक्षेपण किए गए, जिनमें द्वितीय तथा चतुर्थ प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहा। 17 अप्रैल 1983 की SLV-3 की चतुर्थ एवं अंतिम उड़ान द्वारा रोहिणी RSD-2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। SLV सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात SLV वास्तव में SLV-3 का ही संवर्धित रूप है। इसे 100 से 150 किलोग्राम भार के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह एक 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ठोस प्रणोदक ईंधन से चलने वाले ASLV के स्ट्रैप ऑन प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन यानी NTPB प्रणोदक तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए HIF-20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया था। ASLV के कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए, जिनमें से ASLV D1 24 मार्च 1987 एवं SLV D2 13 जुलाई 1988 को प्रथम दोनों प्रक्षेपण असफल सिद्ध हुए। PSLV 1200 किलोग्राम भार वर्ग तथा तक के दूर संवेदी उपग्रह को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक समकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का देश में विकास किया गया। PSLV एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में ठोस प्रणोदकों तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन का ईंधन के रूप में तथा
अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रव प्रणोदक के रूप में मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। PSLV की कुल 3 उड़ान कराई गई हैं, जिसमें प्रथम उड़ान असफल, द्वितीय एवं तृतीय उड़ान पूर्णतः सफल सिद्ध हुई। PSLV-3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूर संवेदी प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TS भारत का पहला सैनिक उपग्रह है, जो देश के समुद्री इलाकों और विशेषकर चीन एवं पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नजर रख सकेगा। DSLV एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला भू तुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। DSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी। क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ निम्नतापिक है। यह ग्रीक भाषा के बाद क्रायो से बना है, जो बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नतापिक विज्ञान में 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा एटलांस सुटूर नामक रॉकेट में किया गया था। 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न ताप यानी क्रायोजेनिक का अवस्था का भारत ने सफल परीक्षण किया। भारत पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण करने वाला छठा देश है। भारत से पूर्व यह क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, जापान एवं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्राप्त की थी। भारतीय परमाणु अनुसंधान डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वित हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र। पहला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC, ये ट्रॉम्बे यानी मुंबई में स्थापित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र परमाणु विज्ञान एवं संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। BARC परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयां अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सीय उपयोग सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। प्रौद्योगिकी रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर से किया जाता है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिता व पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR। वर्ष 1971 में कल्पकम यानी तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला,
इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। दूसरा, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज्यादा होता है। तीसरा, इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। चौथा, इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि ताप रिएक्टर में जल का। तीसरा है उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र CAT। 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेंसर एवं तरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। लेसर अक्षर समूह का निर्माण लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेसर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेसर की खोज अमेरिका की हेजिज प्रयोगशाला में थियोडोर मैमन के द्वारा 1960 में की गई थी। 1964 में BARC ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेसर का निर्माण किया था। चौथा है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र यानी VECC। यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत के परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंध के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। यहाँ अमेरिका से आपतित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की जाएगी। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था और दूसरा USA में। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण यानी जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणी परमाणु विस्फोट किया। यह बम 12 किलोटन क्षमता का था। पहले परीक्षण के 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 का नाम दिया गया। सब किलोटन अर्थात 1 किलोटन से कम विस्फोटक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जारी रखा जा सकता है। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। R चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम, अनिल काकोदकर। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 में की गई। इस समय इसे कुछ अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का भार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपास्त्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, पृथ्वी। यह जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1998 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। दूसरा है त्रिशूल। यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल की मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। त्रिशूल मैक 2 की गति से निशाने को भेद सकता है। तीसरा, आकाश। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्रणोदक में राजमेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत करते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से की जा सकती है। आकाश परंपरागत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है तथा इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। चौथा, अग्नि। अग्नि श्रेणी में 3 प्रक्षेपास्त्र हैं, अग्नि 1, अग्नि 2 एवं अग्नि 3। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक है। अग्नि 3 को पाकिस्तान की हल्फ 3 तथा इजराइल की जेरिको 2 की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि 3 परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ढोने की क्षमता रखती है। पांचवा, नाग। यह टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ भारतीय प्रक्षेपास्त्र। पहला, धनुष। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। धनुष पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का ही नैसैनिक रूपांतरण है। धनुष की मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इस पर लगभग 500 किलोग्राम आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है। दूसरा, सागरिका। यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया था। सागरिका परंपरागत एवं परमाणु दोनों की तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। सागरिका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। 4 अन्य देश हैं, USA, फ्रांस, रूस एवं चीन। अस्त्र। यह मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला और स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। यह भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस। यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजनाओं के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस
प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया था। इसका तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया। ब्रह्मोस भी दागों और भूल जाओ की पद्धति पर विकसित किया गया है। इस क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय स्थल सेना में सम्मिलित किया गया। लगभग 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि की लगभग 3 गुना तेज गति से चलती है। पांचवा, प्रद्युम्न। यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। प्रद्युम्न एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया। युद्धक टैंक अर्जुन। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया। इस युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अर्जुन टैंक रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। इस फिल्टर का निर्माण बार्क यानी BARC ने किया है। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। T-90S यानी भीष्म टैंक। भीष्म टैंक का निर्माण चेन्नई के समीप आवड़ी टैंक कारखाने में किया गया। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दागा जा सकता है। यह दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है, तो जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस। यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विमान तेजस में अभी GE 404 अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन लगा है, जिसे भविष्य में स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ान भरती है और हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसे जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टो लेने की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। पायलट रहित विमान लक्ष्य। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रक्षेपण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में किया जाता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ध्रुव DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें 2 चालकों सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है। IL-78 यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमान में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है, जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इन विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। काली 5000। काली 5000 का विकास बार्क यानी BARC द्वारा किया जा रहा है। यह एक शक्तिशाली बीमास्त्र है, जिसमें कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगे उत्सर्जित होंगी, जो शत्रु के विमानों एवं प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होगी। पिनाका यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित
इस रॉकेट प्रक्षेपण को ARD पुणे में निर्मित किया गया है। इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया है। पिनाका के द्वारा मात्र 40 सेकंड में 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकते हैं। बच्चों, अभी आपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जाना। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगी। तो बच्चों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आपके हौसले से आपकी राह आसान हो, यही शुभकामना है। हमसे संपर्क करने के लिए हमें आप मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।